दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रश्नों की यात्रा हमारी निरंतर चल रही थी। 500 प्रश्न हैं, उसमें से हमने 120 प्रश्न पूरे कर लिए थे, 120 पड़ाव पार कर लिए थे और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों से और इनकी व्याख्याओं से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और 121वें प्रश्न से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में है, पहले उसे देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो कि 31 मई को प्रस्तावित है फिलहाल, उसके लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सभी चल रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिख रहे हैं। ये सभी कोर्सेज अपने आप में ऑलराउंडर है। यहाँ पर पूरा मटेरियल आपको एक जगह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से चल रहा है। लिंक के द्वारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे ज्वाइन कर लीजिए। उससे दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जितने भी नोटिफिकेशन हैं और जितनी भी अध्ययन सामग्री वहाँ मिलेगी वह सब निःशुल्क होगी और समय से प्राप्त होगी। इसके अलावा यूट्यूब पर कई प्रयास चल रहे हैं। 4 चैनल इस समय वर्तमान में हैं। एक तो पुराना वाला है जिस पर कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक बैकअप चैनल है, एक करंट अफेयर वाला चैनल है और एक और नया बन गया है। तो इन सब पर आप जो वीडियो देखते हैं उसे लाइक और शेयर करते रहिए। शेयर करने से दूसरों तक भी ये पहुंचेगा, दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो हमेशा निःशुल्क थे, हमेशा हैं और रहेंगे भी। लेकिन पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसका आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, मतलब एक थोड़ा सा शुल्क है, उसको देना पड़ेगा। वो आवश्यक है, कुछ आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। तो यही सब जानकारी थी। अब चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 120 तक हमने इस यात्रा को पूरा किया था। 120वें प्रश्न के बाद अब 121वें प्रश्न से हम इसे आगे देखते हैं। 121वां प्रश्न भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही है और आगे कुछ प्रश्नों में आप तुगलक को ही देखते रहेंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ नियुक्तियाँ की गई थी, कुछ पोस्टिंग की गई थी और उसका हमें सही मिलान करना है। 2 सूचियाँ दी हुई हैं और दोनों तरफ 5-5 आप शब्द देख रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ जो विकल्प है उसको देख लीजिए। विकल्प भी आपके सामने है। तो आइए देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में है क्या। तो सूची 1 में देखिए, सदर ए जहाँ, शहना ए इमारत, नायक बरबक, दीवान ए मुस्तखराज और लखनौती का वली, ये हो गया। और सूची 2 में कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे कि मलिक फिरोज, कमालुद्दीन, मलिक अय्याज, मलिक बैजाद खिलजी और संत शेख शिहाबुद्दीन। ये जो शेख शिहाबुद्दीन है इनका भी नाम है। अब आपको यहाँ मिलाना है, सही मिलान करना है। तो मिलाकर देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात BCAED। इसका जो सही उत्तर है वो BCAED होगा, मतलब पहले वाले का B होगा, दूसरे वाले का C होगा, तीसरे वाले का A होगा, चौथे वाले का E होगा और 5वें वाले का D होगा। इस आधार पे हमने इसे मैच किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 122 को देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार करके आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है। इसने सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए गजनी के खलीफा से प्रार्थना की थी। गजनी के खलीफा से प्रार्थना की थी, ऐसा दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा विस्तृत साम्राज्य इसी के शासनकाल में था। इसने तांबे और अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से जनता को राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया। ये 3 कथन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, बताइए। सभी सही हो सकते हैं या फिर इसमें से कुछ ही सही हो सकते हैं। तो देखिए पहला वाला तो गलत है, पहला कथन सही नहीं है, इसे आप देख सकते हैं। ये वाला सही नहीं है। अगर पहला गलत है तो इसमें डी वाला भी विकल्प नहीं होगा और न ही ए वाला होगा। अब बचते हैं बी और सी। बी और सी में से आपको चुनना है। एलिमिनेशन मेथड अगर आपने लगाया और कोई एक कथन आपको पता है कि गलत है तो इसमें काफ़ी आपको राहत मिल जाएगी, कम से कम 2 विकल्प बाहर हो जाएंगे। अब बचते हैं 2, इनमें आप फैसला करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात दूसरा तीसरा। इसमें दोनों सही है, मतलब दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन पहला गलत है। इसने गजनी के खलीफा से प्रार्थना नहीं की थी, इसने मिस्र के खलीफा से प्रार्थना की थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए, यहाँ तुल्तान दिया हुआ है,
तो ये तोतला नहीं है, ये सुल्तान है, ठीक है। तो इसकी स्वीकृति के लिए मिस्र के खलीफा से प्रार्थना की थी। 1343 में उसने अपने पद की स्वीकृति, और पद की स्वीकृति के लिए जो एक प्रमाण पत्र होता था उसको मान पत्र कहा जाता था, ये अल हकीम द्वितीय से प्राप्त की। 1344 में मोहम्मद तुगलक ने खलीफा द्वारा भेजे गए दूत हाजी सईद सरसरी का भव्य सम्मान के साथ स्वागत किया। जो खलीफा का दूत था वो 1344 में मोहम्मद तुगलक के पास आता है और उसका काफ़ी स्वागत सत्कार होता है, उसकी आवाभगत होती है, और हो भी क्यों ना, वो एक उपाधि इन्हें देने आता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा फैला हुआ साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य इन्हीं का था। यह 23 प्रांतों मतलब 23 मुक्तों में फैला हुआ था। अब ये 23 प्रांत हैं कौन कौन से? तो दिल्ली है, मतलब दिल्ली, इसके अलावा देवगिरी, मुल्तान, कहरान, सामाना, सिविस्तान, उच्च, हांसी, सरस्वती, माबर, तेलंगाना, गुजरात, बदायूं, अवध, कन्नौज, इसके अलावा लखनौती, बिहार, कड़ा, मालवा, लाहौर, कलानौर, जाजनगर और द्वार समुद्र। ये कुछ 23 प्रांतों के नाम हैं जहाँ तक इसके राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने तांबे और अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से जनता को राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया। राजत्व का क्या महत्व होता है ये जनता तक पहुंचाने की कोशिश इसने की, और उसके लिए जो माध्यम चुना वो सिक्के थे। इसने अपने सिक्कों पर सुल्तान ईश्वर की प्रतिछाया है, मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है, ऐसा गुदवाया, और इसके अलावा लिखवाया कि ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, ईश्वर सुल्तान को समर्थन देता है। तो सुल्तान की महिमा का मंडन यहाँ पर किया गया, और ये सब जो जरिया था इसके लिए सिक्के चुने गए। तो ये चीज़ें थी और इसके आधार पे हमने बी वाले विकल्प का चयन किया, मतलब दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 की ओर। 123वें प्रश्न को देखिए, दोआब राजस्व वृद्धि, इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन और खुरसान अभियान, इसके अलावा कराची अभियान, ये 4 क्या चीज़ें दी हैं? ये योजनाएं हैं। ये सब मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाएं हैं। जो नई नई योजनाएं रोज उनके दिमाग में पैदा होती थी उनका यहाँ पर जिक्र है। आपको करना बस इतना ही है कि इसे व्यवस्थित करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई और सबसे अंत में कौन सा निर्णय लिया गया। तो बताइए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका विकल्प कौन सा होगा? दोआब राजस्व वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुरसान अभियान या कराची अभियान, मतलब दोनों ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। सबसे पहले दोआब राजस्व वृद्धि, इसके बाद तीसरा वाला मतलब राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, और इसके बाद दूसरा वाला यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और अंत में खुरसान अभियान या कराची अभियान, मतलब दोनों ही। ये इसका सही कालानुक्रम है। अब आइए इसे डेट वाइज देख लेते हैं, सही तारीख को। दोआब राजस्व वृद्धि ये 1325 का है। इसके बाद राजधानी परिवर्तन ये 1326-27 में लिया गया निर्णय है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये 1329 का है, और खुरसान अभियान तथा कराची अभियान ये 1330-31 के समय काल में किया गया था। ये नई नई योजनाएं हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा संचालित की गई थी, और अधिकतर योजनाओं में उसे असफलता हाथ लगी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सी वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 124 को देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुसंख्यक हिंदुओं या हिंदू प्रजा कह लीजिए, उनके साथ सहिष्णुता का बर्ताव किया गया। ये धार्मिक रूप से उदारवादी था, ये आप जानते हैं, अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो ये धार्मिक रूप से उदारवादी थे। और यहाँ पर उसी की झलक आपको दिखती है। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा जो थी, मतलब हिंदू जो थे उनका बाहुल्य था, वो ज़्यादा थे, लेकिन शासक जो थे वो मुस्लिम हुआ करते थे। तो यहाँ जो हिंदू प्रजा थी उसके साथ सहिष्णुता का बर्ताव किया गया। हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए गए, इन्हें ऊंची पोस्ट पर रखा गया। होली के उत्सव में भाग लेने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ऐसा इससे पहले और इसके बाद भी किसी शासक ने नहीं किया। ये होली के त्यौहार में भी भाग लेता था। और जैन राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया गया। ये 4 कथन हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सभी सही हो सकते हैं या फिर इसमें से कुछ ही सही हो सकते हैं, बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितने हैं सभी ठीक हैं। इसका डी वाला होगा। पहला भी सही है कि बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का बर्ताव किया गया। इसके विचार खुले थे, ये ओपन माइंडेड था। इसने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो दकियानूसी वाली नहीं थी, संकीर्ण विचार वाली नहीं थी। इसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और इसके विचार काफ़ी अच्छे थे, उदारवादी थे। हर धर्म के मामले में यह खुली सोच रखता था।
और योग्यता के आधार पर इसने हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए थे। होली के उत्सव में भाग लेना यह भी एक बड़ी बात होती है। इस्लाम में होली का उत्सव ये ठीक नहीं माना जाता, मतलब रंगों का जो त्यौहार है, रंग लगाना ये सही नहीं मानते, लेकिन इसने उसमें भाग लिया था। और जैन राजशेखर को संरक्षण दिया था। इस तरीके की भी चीज़ें सही है, मतलब इसमें डी वाला ठीक है। इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए गए, इसमें कौन कौन से उच्च पद हैं इनका कुछ जिक्र है। जैसे कि साईं राज, ये मोहम्मद तुगलक का एक हिंदू मंत्री था। दक्षिण का नायब वजीर धारा भी, यह भी हिंदू था। इसके अलावा रतन नामक एक हिंदू, इसे सेवान का राज्यपाल बनाया गया था। और इसे उपाधि जो दी गई थी, उपाधि का नाम भी देख लीजिए, अजीम उस सिंध। अजीम उस सिंध, इस तरह की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ पद हैं जो कि हिंदुओं को दिए गए थे। इस आधार पे हमने डी वाला इसमें चयनित किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 125 को देखिए। दोआब में मोहम्मद तुगलक के राजस्व वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रचलित लगान में 1/10 से 1/20 की वृद्धि की गई। नया कर अवबाब लगाया गया। चरी और घरी कर को माफ कर दिया गया। और खेत की उपज का आकलन वास्तविक उपज के आधार पर किया जाने लगा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। 4 कथन आपके सामने हैं जो कि दोआब में मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो राजस्व की वृद्धि की गई थी, यानी कर वृद्धि की गई थी, उससे संबंधित है। बताइए इसमें से सही कौन सा होगा। देखिए, चरी और घरी कर, ये दोनों कर जो थे इसे और कड़ाई से लागू किया गया था, इसमें छूट नहीं दी गई थी। इसके अलावा खेत की उपज का जो आकलन था वो वास्तविक उपज के आधार पर नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी, तब तो सब ठीक ही होता। लेकिन यहाँ पर मानक बनाया गया था कि अगर खेत का क्षेत्रफल, एक निश्चित क्षेत्रफल यहाँ मान लिया गया, मतलब मान लीजिए खेत बड़ा है, तो उसी के आधार पर ज़्यादा टैक्स उस किसान से वसूला जाता था। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, मतलब सुल्तान को इससे कोई मतलब नहीं था कि उस समय मौसम कैसा है, सूखा पड़ा है या बाढ़ आई हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं था। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर गलत दी हुई है। तीसरा और चौथा ये सही नहीं है। अब पहले दूसरे पर विचार कीजिए, पहला दूसरा ठीक है अथवा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला दूसरा इसमें सही है। पहला और दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चरी और घरी कर को सख्ती के साथ वसूला गया और खेत की उपज का आकलन ये वास्तविक उपज के आधार पर नहीं बल्कि मानक उपज के आधार पर किया गया। दुर्भाग्य से दोआब में जब कर वृद्धि की गई उसी समय वहाँ अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ गया तो अनाज या तो हुआ ही नहीं या फिर न के बराबर हुआ। तो किसान अपना पेट भरेंगे या सुल्तान को टैक्स देंगे, ये सोचने वाली बात है। यह अकाल 1334-35 के आसपास शुरू हुआ और 7 वर्षों तक चला। आप सोच लीजिए, 1 साल अगर वर्षा नहीं होती है तो फसल पर कितना प्रभाव पड़ता है, और लगातार 7 वर्षों तक ठीक से बारिश ही नहीं हुई। ऐसी स्थिति में भूखमरी की नौबत आ जाती है। तो राजा को यहाँ तो सहयोग देना चाहिए, जो शासक है उसे तो जनता को सहयोग देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर वसूला गया, ये बहुत ही बुरी कंडीशन है। हालांकि बाद में अकाल संहिता तैयार की जाती है और भी कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन ये कर वृद्धि तो की ही गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुल मिलाकर इसमें ए वाला सही है, मतलब पहला दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 126 को देखिए। मोहम्मद तुगलक की मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में जो मुद्रा प्रणाली थी मोहम्मद तुगलक की, उसके बारे में यहाँ विचार करना है। कुछ कथन दिए हैं, 4 कथन है। मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। सोचिए ये सही है। इसके बाद दोकानी नाम का इसने नया सिक्का जारी किया, ये बिल्कुल ठीक है। सिक्कों पर कलमा खुदवाया और इसने प्रतीक के रूप में चांदी के सिक्के के स्थान पे सोने का सिक्का प्रचलित किया। जो प्रतीकात्मक मुद्रा थी उसमें सोने के सिक्के का प्रचलन करवाया। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प देख लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, मतलब केवल 2। केवल ये दोकानी वाला सही है, बाकी सब गलत है। कैसे गलत है, आइए व्याख्या देखते हैं। राजधानी परिवर्तन की असफलता के बाद, जब राजधानी वाला परिवर्तन मतलब दिल्ली से दौलताबाद वाली जो राजधानी परिवर्तन की योजना थी वो बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, उसके बाद सुल्तान दूसरी योजना बनाते हैं। और दूसरी योजना क्या थी? सांकेतिक मुद्रा को जारी करना। इल्तुतमिश के बाद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जिसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन किए। तो मुद्रा प्रणाली में चेंज लाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था, दूसरे नंबर के ये थे, और वहाँ दिया है कि पहले थे, इसलिए गलत हो जाता है। इसने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए थे, दोकानी नामक नया सिक्का जारी किया और दीनार नाम की स्वर्ण मुद्राएं चलाई। स्वर्ण मुद्राओं का नाम दीनार था।
इसने चांदी का 140 ग्रेन का टंका या अदली भी चलवाया। टंका या अदली ये चांदी का बना होता था और इसका जो मानक होता था वो 140 ग्रेन का होता था। सोने के सिक्के की जो मात्रा थी, मतलब सोने की मात्रा उसमें, वह 175 से लेकर 200 ग्रेन तक की कर दी गई। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, ना कि कलमा खुदवाया, इसने बंद कर दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। चांदी के स्थान पर सोने के सिक्के नहीं चले थे, बल्कि कांसे के सिक्के चले थे। और प्रतीक मुद्रा के ऊपर, जो प्रतीक मुद्रा होती थी उसके ऊपर अरबी और फारसी, इन दोनों भाषाओं में लेख लिखे होते थे, कुछ न कुछ लिखा होता था। तो ये कुछ जानकारियां थी। इसके आधार पे हमने इसमें जो चयन किया है वो विकल्प है बी, मतलब केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा गलत है। प्रश्न संख्या 127 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान-ए-अमीर कोही विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये जो डिपार्टमेंट है दीवान-ए-अमीर कोही, ये विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार की थी। अकाल संहिता इसके द्वारा तैयार करवाई गई थी। और दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे ज़्यादा विद्रोह ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो देखिए, दीवान-ए-अमीर कोही ये जो डिपार्टमेंट है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। ये कृषि संबंधी विभाग था। इसका फिरोज शाह तुगलक से कोई लेना देना नहीं है। बाकी दोनों देखिए, अकाल संहिता वाला और विद्रोह वाला, ये दोनों सही है। सबसे ज़्यादा विद्रोह का सामना मोहम्मद बिन तुगलक को ही करना पड़ा और अकाल संहिता इन्होंने ही तैयार की थी, अकाल से संबंधित जो सुधारवादी निर्णय हैं उनको लेने के लिए। तो इसके आधार पर हम चुनाव किसका करेंगे? बी वाले का करेंगे, मतलब दूसरा तीसरा इसमें बिल्कुल ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दीवान-ए-अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यह कृषि से संबंधित विभाग था, यह खेती से संबंधित था और इसका प्रधान अमीर-ए-कोही होता था। तो 75 × 75 किलोमीटर की दायरे को यहाँ पे एक मानक बनाया गया। 75 × 75 ये क्षेत्रफल बताया गया है और इस दायरे में विकास योजनाएं तैयार की गई। मतलब जो भूभाग था उसे इसी क्षेत्रफल के हिसाब से विभाजित करके विकास से संबंधित योजनाएं बनाई गई। और यहाँ जो कृषि संबंधी विभाग था उसका नाम था दीवान-ए-अमीर कोही। इसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल से राहत के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। दिल्ली में राहत शिविर खोले गए, ये बड़ी बात होती है। मतलब अकाल जो पड़ा था 7 साल का, उसमें राहत पहुंचाने के लिए इसने निर्णय तो लिया, लेकिन निर्णय कैसा लिया? लेट लिया, मतलब देर हो गई। राहत शिविर खोले गए और इसके अलावा कुएं खोदने और बीज तथा हल खरीदने के लिए किसानों को कृषि ऋण दिए गए। जो आज के ज़माने में सरकारें कर रही हैं वो उसने भी किया, लेकिन वही है, बिना सोचे समझे, बिना समय का निर्णय लिया। उचित समय पर लिया गया निर्णय ही सार्थक होता है और ऐसा करने से ये चूक गया। तो इसने कृषि ऋण भी यहाँ पर तय किया है, जिसे कि सोंधर कहा जाता था। ये सोंधर जो है ये कृषि ऋण का नाम है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे ज़्यादा 22 बार विद्रोह, आप सोच लीजिए 1-2 बार नहीं बल्कि 22 बार विद्रोह ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे। तो इस आधार पे हमने बी का चयन किया, मतलब इसमें सिर्फ दूसरा तीसरा ठीक है, पहला वाला गलत है। प्रश्न संख्या 128 को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय के विद्रोहों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर विद्रोह दिए हुए हैं और उनका समय दिया हुआ है, मतलब सन दिया हुआ है। तो सागर विद्रोह है, मुल्तान विद्रोह है, बंगाल विद्रोह है और वारंगल विद्रोह है। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा 22 बार विद्रोह इसी के समय में हुए हैं। और इधर सन अवधि दी हुई है 1335, 1327, 1327 से लेकर 1328 और 1338। आप बताइए इसमें से कौन सा सही मिलान होगा? विकल्प आपके सामने है, इसे देख लीजिए। विकल्प भी है और प्रश्न भी है, मिलाकर देखिए। पहले कौन सा विद्रोह हुआ, बाद में कौन सा हुआ और किसका सन क्या था? तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात CDBA। पहले वाले का सी हो जाएगा, दूसरे वाले का डी हो जाएगा, इसी तरीके से तीसरे वाले का बी हो जाएगा और चौथे वाले का ए हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसे मिलाया। यह विद्रोहों का सही कालानुक्रम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पहला विद्रोह उसके चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशास्प ने किया था। ये इसका कजिन था। विद्रोह को दबाने के लिए 1327 में सुल्तान ने ख्वाह जहां अहमद शाह, मतलब यहाँ पे अहमद होना चाहिए, इसे नाम गलत दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ख्वाजा जहां अहमद शाह एयाज के नेतृत्व में, ये ख्वाजा जहां अहमद शाह एयाज था, इसका पूरा नाम था, और इसके नेतृत्व में सेना भेजी गई।
ये सुल्तान के द्वारा भेजी हुई सेना थी जिसका उद्देश्य था विद्रोह को दबाना, और इसका जो सन है वो है 1327। और देखिए, इसामी के अनुसार कोंधना के सफल अभियान के बाद सुल्तान देवगिरी में विश्राम कर रहा था, यहाँ पे आराम फरमा रहे थे, और वहीं उसे मुल्तान में जो बहराम आयबा का विद्रोह था उसकी सूचना प्राप्त होती है। बंगाल का विद्रोह 1338, ये बहराम खां की मृत्यु उपरांत उसका एक पदाधिकारी रहता है जिसका नाम है मलिक फखरुद्दीन, उसने किया था। इसने सोनार गांव में अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और सुल्तान फखरुद्दीन का खिताब इसने धारण किया, मतलब सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण कर ली खुद ही। इस तरह का विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। और वारंगल विद्रोह को अगर आप देखिए तो 1335 में ये वारंगल में कन्हैया नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था जिसने वारंगल में ये विद्रोह किया था। तो इस आधार पर हमें विद्रोहों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हम इसे मिलाते हैं बी वाले से। बी वाला विकल्प इसमें सही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 129 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का अंतिम विद्रोह, मतलब शासनकाल का जो अंतिम विद्रोह था वो तगी का विद्रोह था। अदलाबाद नामक किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था और जहांपनाह नगर की मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की थी। जहांपनाह नगर इसी ने बसवाया था। अब बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात केवल पहला वाला। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी, ये कथन ठीक नहीं है। आइए इसे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप जानते हैं किसने की थी। दक्षिण में विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और उसके भाई बुक्का ने कृष्णा नदी के दक्षिण में की थी। यह एक हिंदू राज्य था और धीरे धीरे यह विजयनगर साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। कृष्णदेव राय का साम्राज्य, यहाँ कई शासक हुए हैं। और इसका अंतिम पतन कब होता है? जो बन्नी हट्टी तालकोटी का युद्ध होता है, राक्षसी तंगड़ी वाला, वहाँ पे इसका पतन हो जाता है। और देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का अंतिम जो विद्रोह था वो गुजरात में तगी का विद्रोह था। ये तगी का विद्रोह कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए एक विशाल सेना के साथ भड़ौच की ओर उसने कूच किया। खंभात तथा अहिंदवाड़ा के पास भीषण युद्ध हुआ। और यहाँ पे देखिए उसका पीछा करते समय, मतलब जो विद्रोही थे उसका पीछा करते समय मार्ग में ही सुल्तान की 20 मार्च 1351 में ज्वर से मृत्यु हो जाती है। यानी विद्रोहियों को दबाने के लिए ये गुजरात जाता है और विद्रोहियों का पीछा करते करते ही रोगी हो जाता है, रोगग्रसित हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में राय पिथौरा तथा सीरी नगर के मध्य जहांपनाह नगर बसाया था। राय पिथौरा जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्षेत्र था, उसके और सीरी नगर के बीच में यहाँ पे जहांपनाह नगर की स्थापना ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। तो इसके आधार पर इसमें जो सही न हो उसका चुनाव करना था। तो पहला वाला इसमें साफ साफ गलत दिख रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वाला, इसलिए ए वाला विकल्प ठीक होता है। प्रश्न संख्या 130 की ओर बढ़ते हैं। इसे देख लीजिए। यहाँ भी मिलान करना है और ये जो मिलान है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए विभागों का सही मिलान है। मतलब उसके द्वारा जो स्थापित विभाग थे उनका हमें मिलान करना है। कौन सा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित था, यही आपको यहाँ विचार करना है। तो दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दारुल शफा और दीवान ए इस्तिहाक। आप बताइए इसका सही मिलान क्या होगा? दान विभाग, दास विभाग, पेंशन विभाग और निःशुल्क चिकित्सा। इसका कोड दिया हुआ है और विकल्प आप देख सकते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात BADC। पहले वाले का बी होगा, दूसरे वाले का ए होगा, तीसरे वाले का डी होगा और चौथे वाले का सी होगा। इसका बी वाला विकल्प सही है, इसे देख लीजिए। प्रश्न संख्या 131 की ओर चलते हैं। यहाँ भी आपको मिलान करना है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई नियुक्तियों का सही मिलान कीजिए। वजीर है, नायब वजीर है, सार्वजनिक विभाग है। और इधर आप देख सकते हैं नाम दिया हुआ है मलिक ए मकबूल, पहला नाम है मलिक ए मकबूल। इसके बाद गाजी शाहना और मलिक राजी। बताइए इसका सही मिलान क्या होगा? विकल्प आपके सामने है BCA, CAB, BAC या फिर ACB। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात ACB। पहले वाले का A, दूसरे वाले का C, तीसरे वाले का B। व्याख्या देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आर्थिक प्रगति और आय वृद्धि का श्रेय ये मलिक मकबूल को दिया जाता है। जो आर्थिक तरक्की हुई थी, उन्नति हुई थी
और उसके अलावा आमदनी में वृद्धि हुई थी। इसका जो पूरा श्रेय है ये मलिक मकबूल को दिया जाता है। मलिक मकबूल का नाम आप देख ही रहे हैं। इस आधार पे इसका डी वाला सही होगा। अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 132 को देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? यहाँ पे भार नहीं होगा, बार होगा। तो 2 बार हुआ था। किसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका बी वाला होगा, पहला तीसरा, पहला और तीसरा, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। व्याख्या देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक 22 मार्च 1351 में ठट्टा सिंध में हुआ था और अगस्त 351 में दिल्ली में हुआ था। मतलब एक बार सिंध में, मतलब सिंध प्रांत में होता है और एक बार दिल्ली में होता है। और 21 दिन तक उत्सव मनाया गया था इसी राज्याभिषेक के मौके पर। तो ये फिरोज शाह तुगलक का था। और बहलोल लोदी का 19 अप्रैल 1451 को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। ये इनके सिंहासन आरूढ़ होने की तारीख है। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह, यहाँ आप देख सकते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह अभी भी दिल्ली का वैध शासक था। वैध शासक के तौर पे ये अभी भी शासन कर रहा था। तो दूसरा राज्याभिषेक यहाँ होना स्वाभाविक है। तो आलम शाह द्वारा भेजे गए पत्र में अपने राजपद परित्याग के बाद इसका दूसरा राज्याभिषेक होता है। कहने का मतलब यह है कि बहलोल लोदी जब राजा बनता है तो उस समय आधिकारिक तौर पर राजा कोई दूसरा रहता है और राजा का नाम रहता है अलाउद्दीन आलम शाह। लेकिन जब वह अपनी स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करता है तो उसके बाद दोबारा ये राज्याभिषेक अपना करवाता है। तो बहलोल लोदी दोबारा सुल्तान बन जाता है। इस तरीके से 2-2 बार राज्याभिषेक के लिए इसमें कौन कौन शासक हैं? तो बी वाला हमने चुना, मतलब पहला तीसरा, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 133 की ओर। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं। इन कथनों पर आपको विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। सल्तनत काल जो था उसमें अलाउद्दीन खिलजी को अकबर की संज्ञा दी गई है। फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। ईरानी चित्रकार शाहपुर ने यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का चित्रण किया था। मतलब एक संगीत समारोह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आयोजित किया गया था और उसका चित्रण ये किया गया था इस ईरानी चित्रकार के द्वारा। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को पहला सच्चा मुसलमान शासक कहा है। ये बर्नी के द्वारा कहा गया है। तो 4 कथन आपके पास हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आप देख लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। लेकिन पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर ये कहा जाता है और कहा किसने है? हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने। ये 2 विद्वान हैं, इन्होंने कहा है। राज्य का अपहरणकर्ता, ये इसे मतलब इसी को कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक को राज्य के अपहरणकर्ता की भी उपाधि मिली हुई है। ये बूंजले हेग के द्वारा कही गई है। तो इस तरीके से ए वाला इसमें गलत हो जाता है। माफ कीजिएगा, ए वाला सही हो जाता है। दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। पहला वाला गलत है। अलाउद्दीन खिलजी को यह उपाधि नहीं मिलती है बल्कि फिरोज शाह तुगलक को मिलती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 134 की ओर। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, उन पर आपको विचार करना है। तो इसका जन्म 1309 में एक हिंदू माता के गर्भ से हुआ था जिनका नाम बीबी जैला था। इनके पिता का नाम रज्जब था। इसने खलीफा का नाइब की उपाधि स्वयं धारण की थी। खलीफा के नाइब की उपाधि इसने खुद ही धारण की थी। मोहम्मद तुगलक ने इसे अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। ये कुछ कथन है जो कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, दूसरा, तीसरा या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा या फिर सभी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी हैं सभी ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। मतलब इनके पिता का नाम रज्जब था। जिस समय यह 7 वर्ष का था इसके पिता मलिक रज्जब की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इस आधार पर इसमें डी वाला सही होता है। मतलब जितने भी कथन इनके बारे में दिए हुए हैं वो सभी सही है। प्रश्न संख्या 135 की ओर चलते हैं और दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर जो शासक दिए हुए हैं हमें बताना है कि इसमें से किसकी माता हिंदू थी।
इन शासकों में से किसकी माँ हिंदू थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन और सिकंदर लोदी, 4 शासकों का नाम दिया हुआ है जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। बताइए इसमें से किसकी माता हिंदू थी? तो इसमें बी वाला होगा, पहला, दूसरा और चौथा। मतलब पहला नासिरुद्दीन खुसरो की, इसके अलावा दूसरा गयासुद्दीन तुगलक की और सिकंदर लोदी की। इन तीनों की जो माँ थी वो हिंदू थी। व्याख्या इसकी देख लीजिए। सिकंदर लोदी की माता जैबत एक सुनार की पुत्री थी। नासिरुद्दीन खुसरो की जो माता थी, पहले तो ये देख लीजिए, नासिरुद्दीन खुसरो ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, मतलब हिंदू धर्म से इसका धर्मांतरण करके इसे मुसलमान बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक की माता पंजाब की एक जाट महिला थी, पिता जो थे वो मुस्लिम थे। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 शासकों की माता हिंदू थी, लेकिन गयासुद्दीन बलबन के बारे में ये सही नहीं है। इस आधार पर हमने बी का चयन किया। अब प्रश्न संख्या 136 को देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। किस शासक के समय में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन का एक शिष्टमंडल भारत आया था? मंगोल सम्राट था चीन का तोमर तिगुन, उसका एक शिष्टमंडल भारत आता है। तो ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर आता है ये जगह दी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने आया था। इनका उद्देश्य जो था वो बौद्ध मंदिरों का दर्शन था। सुल्तान ने राजाज्ञा द्वारा भारत में आने वाले सभी विदेशियों को अजीज की उपाधि दी। जितने लोग यहाँ आए उन्हें अजीज की उपाधि दी, मतलब बहुत खास। अजीज का मतलब काफ़ी खास। प्रश्न संख्या 137 को देखिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए करों में, जो फिरोज शाह तुगलक था उसके द्वारा जो टैक्स लगाए गए थे उसमें कौन कौन से टैक्स शामिल थे? जजिया है, जकात है, खिराज है और खुम्स है। बताइए इन चारों करों में से कौन कौन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे? विकल्प आपके सामने है, पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा और चौथा, या सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात सभी सही है। ये सभी कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। व्याख्या देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। 24 प्रकार के जो तकलीफ देह कर थे, जिन्हें देने में जनता को परेशानी होती थी, उसे इसने ख़त्म कर दिया। और इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत, जो इस्लामी कानून था उसके द्वारा जिन करों को स्वीकृति दी जाती थी उसमें केवल 4 प्रकार के करों को ही इसने छोड़ा। और ये 4 कर कौन कौन से हैं? जजिया है, इसके अलावा जकात है, खिराज है और खुम्स है, जिन करों के बारे में हमने ऊपर देख रखा है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया का मतलब जजिया कर जो है इसे लागू किया। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला ये पहला शासक था। तो यहाँ पर ये सभी कथन, मतलब जितने भी शब्द दिए हैं वो सभी यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक ने इन सभी करों को लगाया था। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 138 को देखिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए जो कर थे उसके बारे में हमें यहाँ पर विचार करना है। पहला कथन है कि अवबाब को पुनः लागू किया। ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। अवबाब को इन्होंने पुनः लागू किया। इसके अलावा हब ए शर्ब लेने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। इसके समय में लगान कर पैदावार का 1/5 से 1/3 हिस्सा था। यह राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाने वाला सल्तनत का पहला शासक था। ये 4 कथन हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देख लीजिए, ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहे गए कथन हैं और यहाँ विकल्प भी आपके सामने है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात दूसरा तीसरा और चौथा। दूसरा तीसरा और चौथा इसमें ठीक है। हब ए शर्ब लेने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसके अलावा इसके समय में लगान कर पैदावार का 1/5 से 1/3 हिस्सा लिया जाता था। यह राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाने वाला सल्तनत का पहला शासक था। तो इस तरीके के यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं जो कि ठीक है, लेकिन पहला सही नहीं है। कैसे सही नहीं है देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर बैठने के उपरांत जो कर समाप्त किए गए उसमें अवबाब भी शामिल था। अवबाब ये है क्या? तो अवबाब एक प्रकार का कृषि उपकर है, कृषि के क्षेत्र में लिया जाने वाला उपकर है
और इसमें घरी और चरी कर शामिल थे। जो कर पीछे बहुत तत्परता से लगाए जाते थे उसे फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। नहरों पर सिंचाई कर लगाने वाला, जिसे कि हब ए शर्ब कहा जाता था, उसे लेने वाला ये पहला सुल्तान था। यह कृषि उपज का 10% होता था। कृषि उपज का 10% भाग जो है वो टैक्स होता था। फिरोज शाह ने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने यह निर्धारण निरीक्षण का जो नियम था उसे बर हुक्म मुशाहिदा कहा जाता था। बर हुक्म मुशाहिदा ये निरीक्षण का नियम था, इसके आधार पर निश्चित किया। हिसामुद्दीन ने 6 साल के परिश्रम के बाद खालसा भूमि से 6 करोड़ 85 लाख टंका का लगान निश्चित किया। इसी आधार पर व्यय की मदें निर्धारित की गई। तो यहाँ पर कुछ कर संबंधी सुधार और कुछ कार्यकलाप दिए हुए हैं। इस आधार पर हमने सी का चयन किया, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा ठीक है। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। इसमें पहला जो है वो गलत है। औबाब को इसमें फिर से लागू नहीं किया, बल्कि औबाब को समाप्त कर दिया, जो कि कृषि संबंधी कर था। इसमें घरी और चरी कर भी आते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 139 को देखिए। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने जागीरदारी व्यवस्था थी उसे फिर से लागू किया। इतलाक प्रथा का प्रारंभ इसी ने किया था। मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट इसी का शासनकाल माना जाता है। मतलब किसका? फिरोज शाह तुगलक का। और तुगलक काल में स्थापत्य कला का विकास इसी के काल में हुआ था। ये कुछ 4 प्रमुख बातें हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कही गई हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो कथन दिए हैं इसमें से कौन सा ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें सभी सही है। जितने कथन फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ कहे गए हैं इसमें एक भी गलत नहीं है। कैसे? व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जागीरदारी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। उसने सैनिकों, सेनापतियों तथा असैनिक पदाधिकारियों को, जो कि सैनिक नहीं थे, ऐसे भी जो अधिकारी थे, उन्हें जागीर के रूप में वेतन देने की प्रथा शुरू की। और वास्तव में ये प्रथा बहुत खतरनाक थी। जागीर के रूप में अगर किसी को वेतन दिया जाता था तो इससे राज्य होता था उसके टुकड़े टुकड़े होने का खतरा ज़्यादा होता था। इसके अलावा इतलाक जो प्रथा थी ये एक तरह की परंपरा थी। इसका भी प्रारंभ इसी ने किया था। इतलाक नामा एक प्रकार की हुंडी होती थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। ये एक प्रकार की हुंडी होती थी जिससे कि सैनिक अपने जो राजस्व अधिकारी होते थे उनसे वेतन प्राप्त करने का कार्य करते थे। तो इस आधार पर इसमें डी वाला सही है, मतलब चारों सही है जो कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140 को देखिए। किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई है? जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर या तुगलकाबाद? नगरों के नाम देख लीजिए और यहाँ जो विकल्प है उनके नाम देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात केवल चौथा। केवल तुगलकाबाद जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नहीं है। बाकी जितने हैं जौनपुर, इसके अलावा फिरोजपुर और फिरोजाबाद, ये सब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए हैं। व्याख्या देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की। बड़ी संख्या में इसने नगरों की स्थापना की है। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद यह प्रमुख नगर है। 300 जो नाम है उसमें से यह प्रमुखता से लिए जाते हैं। यमुना नदी के तट पर दिल्ली के लाल किले के पास स्थित फिरोजपुर फिरोज शाह तुगलक का सबसे प्रिय नगर था। अपने नाम पे ही इसने नगर का नाम रखा है और अधिकांशतः ये वहीं रहता था। फिरोजपुर को अखिरीनपुर या अंतिम नगर भी कहा जाता था। अखिरीनपुर यानी आखिरी नगर या अंतिम नगर की भी संज्ञा दी जाती थी। उसने निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसे कि हम लोग वर्तमान में PWD कहते हैं। और इसके काल में राज्य का सबसे मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शहना था। इसके अलावा अबुल अल हक ये इसका सहायक था। अबुल अल हक ये पूरा नाम है, ये क्या था? ये असिस्टेंट था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मतलब फिरोज शाह तुगलक ने कुल 300 नगरों की स्थापना की है। बड़े पैमाने पे इसने नगरों को बसाया है, जिसमें से उसका सबसे प्रिय नगर था फिरोजपुर। ये आप देख सकते हैं। इसमें डी वाला सही होगा, मतलब केवल चौथा जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 141 को देखिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? इसमें से जो चीज़ें दी हैं ये नहरों के नाम हैं। तो किस नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया? उलूग खानी नहर, रजवाही नहर, सिरमौर की पहाड़ी से हाँसी तक की नहर और घग्घर से फिरोजाबाद तक की नहर। ये नहरों के नाम हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसके द्वारा निर्मित है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी अर्थात सभी, जितने हैं सभी ठीक है, मतलब सभी जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित है। व्याख्या देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा खुदवाई गई 5 प्रमुख नहरें थी, मतलब नहरों की संख्या कितनी थी? 5 थी। पहली नहर यमुना से हिसार तक थी, 150 मील लंबी, काफ़ी ज़्यादा लंबाई इसकी थी। इसे उलूग खानी नहर भी कहा जाता था। ये कहाँ से कहाँ तक थी? तो यमुना से हिसार तक थी, मतलब यमुना नदी से हिसार तक थी। दूसरी जो नहर थी वो सतलज से, सतलज एक नदी है आप जानते हैं, वहाँ से घग्घर नदी तक थी, ये 96 मील लंबी थी, इसका नाम रजवाही नहर है। तीसरी सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक की नहर थी, और चौथी घग्घर से फिरोजाबाद तक की नहर थी। पांचवी नहर का नाम है, ये यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर थी, इसकी जो कुल लंबाई है वो यमुना से फिरोजाबाद तक की है। तो इस तरीके की 5 नहरों का निर्माण ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस आधार पर हमने डी वाले विकल्प का चयन किया, मतलब इसमें जितने भी दिए हैं वो सभी इसी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 142 को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के शाही कारखानों का मिलान कीजिए। शाही कारखाने, कहाँ पर क्या बनता था, उससे आपको मिलान करना है। कारखाने जो हैं वो किसी न किसी वस्तु के उत्पादन के लिए होते हैं, तो किस कारखाने में क्या चीज़ें बनती थी उसके आधार पे आपको मिलाना है। रकाब खाना है, फर्राश खाना है, जमादार खाना है और आलम खाना है, ये कारखानों के नाम हैं। यहाँ बनने वाली चीज़ों का नाम इधर दिया हुआ है। शाही पताका, मतलब शाही जो झंडा होता है, ध्वजा। घोड़ों की साज सज्जा से संबंधित सामान, कालीन और शाही वस्त्रों का विभाग। इसे मिलाकर देखिए सही मिलान क्या होगा। तो देखिए रकाब जो है ये घोड़ों को पहनाई जाती है, तो घोड़ों की साज सज्जा से संबंध रकाब खाने का हो जाएगा। और फर्राश खाना ये फर्श से संबंधित है, तो फर्श पर क्या बिछता है, फर्श पे कालीन बिछाया जाता है, तो दूसरे का संबंध सी से हो जाएगा। अब बाकी दोनों को आप मिला लीजिए, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? बी वाला होगा। इसमें अगर आप शब्द से अर्थ निकालेंगे तो आपको सही उत्तर तक पहुंचने में आसानी होगी। बी वाला इसमें हम चुनते हैं, बी सी डी ए। पहले वाले का बी हो जाएगा, दूसरे वाले का सी हो जाएगा, तीसरे वाले का डी हो जाएगा और चौथे वाले का ए हो जाएगा, मतलब आलम खाने का शाही पताके से संबंध था। इस आधार पे हमने मिलाया। व्याख्या देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 36 शाही कारखाने थे, 36 प्रकार के शाही कारखाने होते थे। ये कारखाने 2 प्रकारों में बटे हुए थे, एक तो रातिबी और दूसरा गैर रातिबी। जो रातिबी होते थे उसमें मनुष्यों और जानवरों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था होती थी, इंसान और जानवर दोनों के लिए यहाँ पे भोजन पकाया जाता था। और जो गैर रातिबी होते थे वहाँ पे मानव श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की व्यवस्था की जाती थी, मतलब अन्य चीज़ों को बनाने का काम होता था। इसने ख्वाजा अब्दुल हसन को कारखानों का मुत्सरिफ का मतलब होता है महानिदेशक, तो ये नियुक्त किया था। कारखानों का मुत्सरिफ किसे नियुक्त किया गया था? ये अब्दुल हसन को या अबुल हसन को नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से हमने कारखानों की प्रणाली देखी और कुल 36 शाही कारखाने होते थे, जिनके 2 प्रकार थे। तो यहाँ पर कुछ कारखानों के नाम आपने देखे। प्रश्न संख्या 143 की ओर चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिक्कों के संदर्भ में, मतलब जो सिक्के इसने जारी किए थे उसके संदर्भ में यहाँ पर जो कथन दिए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। शशगनी नाम का सिक्का ये चांदी का होता था जो कि इसने चलवाया। सिक्कों पर अपने साथ, मतलब अपने नाम के साथ साथ अपने पुत्र का भी नाम अंकित करवाया। तीसरा है कि तांबे के सिक्के चलवाए और इसने ईरान के खलीफा का नाम भी अंकित करवाया। जो सिक्के इसके द्वारा चलाए गए थे उस पर कौन कौन सी चीज़ें थी, मतलब कौन कौन सी बातें लागू होती हैं, उसके आधार पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइए सभी सही है या इसमें से कुछ ही सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है। शशगनी नाम का चांदी का सिक्का चलवाया, सिक्कों पर अपने साथ अपने बेटे का नाम भी अंकित करवाया और तांबे के सिक्के चलवाए। लेकिन चौथा ठीक नहीं है, इसने ईरान के खलीफा का नाम भी उस पर अंकित करवाया, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अधा 1/2 और बिख का मतलब 1/4 इस नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए। ये तांबे और चांदी के सिक्कों का नाम है। और शासन के प्रथम 6 वर्षों में इसने मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद के लिए स्वीकृति और खिलत प्राप्त की, और इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया। तो यहाँ आप देख रहे हैं ईरान के खलीफा का नाम लिखा हुआ है, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए, मिस्र के खलीफा का नाम होना चाहिए। तो इस आधार पे चौथा सही नहीं होगा। और देखिए इसने सिक्कों पर खलीफा ए हाजिम, इसके सिक्कों पर खलीफा ए हाजिम, इसके अलावा
अल मुताजिद और यहाँ पे अल मुताजिद और अल मुतवक्किल इस नाम को अंकन करवाया, मतलब इसे खुदवाया। सिक्कों पर अपने साथ साथ इसने पुत्र और उत्तराधिकारी फतह खां का नाम भी अंकित करवाया, मतलब जो इसका उत्तराधिकारी था उसका भी नाम इसने सिक्कों पर दर्ज करवाया। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाते हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, लेकिन चौथा गलत है। यहाँ पर मिस्र का खलीफा होगा, न कि ईरान का खलीफा। प्रश्न संख्या 144 को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। बंगाल अभियान, जाजनगर अभियान, नागरकोट का अभियान, माफ कीजिएगा नारकोट का अभियान और थट्टा अभियान। यहाँ पर कुछ अभियानों के नाम है जो कि सैन्य अभियान है, मतलब यहाँ पर विजय अभियान के लिए इसकी सेना गई थी। 1365 ईस्वी, 1353 से लेकर 1354 ईस्वी, 1365 से लेकर 1367 ईस्वी और 1360 ईस्वी, ये कुछ सन दिया हुआ है। सही तारीख से जो सही सैन्य अभियान है उसको मिलाना है, बताइए। विकल्प आपके सामने है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी अर्थात BDAC। पहले वाले का बी हो जाएगा, दूसरे वाले का डी हो जाएगा, तीसरे वाले का ए हो जाएगा और चौथे वाले का सी हो जाएगा। इस आधार पे हम इसे मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या लंबी सी है, इसको देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 सैन्य अभियान किए थे, मतलब 2 बार सैन्य अभियान बंगाल के लिए भेजे गए थे। 1353-54 में हाजी इलियास सुल्तान शमशुद्दीन के नाम से लखनौती तथा सुनार गांव के शासक के विरुद्ध गया था, ये पहला अभियान था। सन अवधि क्या है? 1353 से लेके 1354। दूसरा अभियान है 1359 में, ये बंगाल का शासक था हाजी इलियास, उसका पुत्र था सिकंदर शाह। तो ये कुछ जानकारियां हैं। 2 अभियान हैं, एक तो 1353-54 का है और दूसरा 1359 का है, ये बंगाल के लिए हो गए। इसी तरह से जाजनगर का आप देख लीजिए। जाजनगर अभियान ये 1360 का है। वहाँ का शासक वीरभानुदेव तृतीय था, उस समय का वहाँ का राजा कौन था? ये वीरभानुदेव तृतीय था। इसी अभियान के दौरान फिरोज शाह ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को तोड़ा था, वहाँ की मूर्ति को खंडित कर दिया था। नारकोट अभियान ये 1365 ईस्वी का है। इस अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था और वहाँ से 300 संस्कृति ग्रंथों को प्राप्त किया था। इसका फारसी में अनुवाद करवाया और इन ग्रंथों में एक ग्रंथ का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद ने दलायल ए फिरोज शाही के नाम से किया। तो अलग अलग नामों से फारसी अनुवाद जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनके हुए, संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में यहाँ अनुवाद हुआ। तो अनुवाद तक तो ठीक था, लेकिन मूर्तियों को नष्ट करवाना ये बेहतर नहीं था। तो इस तरह के तरीके के कुछ अभियान किए गए। ये नारकोट का अभियान था। इसके बाद थट्टा अभियान को आप देख लीजिए, 1365 से लेकर 1367। इस ईस्वी में यह अंतिम सैन्य अभियान था, मतलब यह इसका अंतिम जो सैन्य अभियान था वो गिना जाता है। थट्टा अभियान फिरोज शाह का सबसे लंबा अभियान था और उस समय निचले सिंध और थट्टा पर जाम अलाउद्दीन जूना तथा सदरुद्दीन बान मीना का शासन था। उस समय इस क्षेत्र में ये लोग शासन कर रहे थे। तो थट्टा अभियान की आप डेट याद रखिए, 1365 से लेकर 1367, ये अंतिम अभियान था। इस तरीके की जानकारी हमें प्राप्त हुई और उसके आधार पर हमने इस विकल्प में सी वाले का चयन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 145 को देखिए। इकदला, पंडुआ, हिसार और जौनपुर, ये 4 जगहों का नाम दिया है। आपको बताना क्या है? बंगाल के प्रथम अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर का नाम बदल दिया, किस नगर का नाम परिवर्तित कर दिया? यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और जो उत्तर है उसको आपको बताना है। केवल पहला वाला, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात पहला दूसरा, इकदला और पंडुआ। व्याख्या देख लीजिए। इकदला का नाम आज़ादपुर या मुक्तिनगर रख दिया और पंडुआ जो था इसका नाम फिरोजाबाद रख दिया। पंडुआ का नाम फिरोजाबाद कर दिया गया और इकदला का नाम आज़ादपुर कर दिया गया। इस तरीके से नाम बदल दिए गए। और ये कब बदले गए? तो ये बंगाल के लिए जब पहला सैन्य अभियान गया था तो उसी दौर में बदले गए थे। प्रश्न संख्या 146 को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था, एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। इसके शासनकाल में एकमात्र राज्यपाल विद्रोह शमशुद्दीन दमगानी ने किया था। आईने महरू को इसने दीवाने अर्ज के पद पे नियुक्त किया था और 21 सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये जो कथन है ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहे गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है।
जो गलत है उसका चयन आपको करना है। 4 कथन है और 4 विकल्प हैं, सभी गलत हो सकते हैं या इसमें से कुछ हो सकते हैं, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात केवल तीसरा। आईने महरू को उसने दीवाने अर्ज के पद पे नियुक्त किया था, ये सही नहीं है। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आईने महरू को फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे मुशरिफे ममालिक के पद पे नियुक्त किया था। दीवाने अर्ज के पद पे किसकी नियुक्ति हुई थी? तो ये इमादुल मुल्क की हुई थी। इमादुल मुल्क बशीर सुल्तानी को इस पद पे नियुक्त किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, किंतु 21 जुलाई 1374 को ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है। और बाद में फतेह खां का पुत्र होता है, उसका नाम है तुगलक शाह, उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। 21 सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ कुछ जानकारियाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में थी, और इससे हमें ये पता चलता है कि आईने महरू की जो उपाधि है वो मुशरिफे ममालिक, मतलब आईने महरू जो व्यक्ति हैं इन्हें मुशरिफे ममालिक के पद पे नियुक्त किया जाता है। तो ये उपाधि या पद का नाम है मुशरिफे ममालिक। और दीवाने अर्ज के जो पद है ये इमादुल मुल्क को सौंपा जाता है। यहाँ कुछ पद और उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने होंगे, और इससे संबंधित जो शासक का शासनकाल था उसको भी यहाँ दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इसकी मृत्यु की तारीख और इससे संबंधित जो जानकारियाँ थी वो यहाँ दी हुई थी। प्रश्न संख्या 147 को देखते हैं। परवर्ती तुगलक शासकों का सही कालानुक्रम है, तो यहाँ आप क्रम से इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए इसका चौथा होगा, चौथा मतलब गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले, इसके बाद अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये द्वितीय है। इस क्रम में हम इसे व्यवस्थित करेंगे। ये परवर्ती तुगलक शासकों का सही कालानुक्रम है, यानी बाद वाले जो थे। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से लेकर 1389, इसके बाद अबू बकर शाह ये 1389 से लेकर 1390, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ये 1390 से लेकर 1394 और नासिरुद्दीन महमूद ये 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक। ये इनकी सही कालावधि है। प्रश्न संख्या 148 को देखिए। तैमूर लंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तैमूर लंग के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आप जानते हैं वो लंगड़ा था। इसने दिल्ली पर आक्रमण नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। इसकी भाग्यशाली भविष्यवाणी, मतलब इसको भाग्यशाली भविष्यवाणी का स्वामी कहा जाता है। इसका जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस आस्कियाना में हुआ था और यह तुर्कों की बरसाल नस्ल का था। यहाँ पर कुछ कथन जो हैं ये तैमूर लंग के बारे में दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा या फिर सभी सही है। 3 कथन है, 3 नहीं बल्कि 4 कथन है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन ठीक है और चौथा कथन ठीक है, लेकिन पहला सही नहीं है। तैमूर लंग के बारे में जो पहला कथन है वो ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है, आइए व्याख्या देखते हैं। तैमूर लंग 11 दिसंबर 1398 को दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद था। यहाँ पर जो दिल्ली का शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद था। 18 दिसंबर 1398 को तैमूर दिल्ली की शाही सेना से युद्ध करता है और नासिरुद्दीन पराजित होता है। तैमूर ने दिल्ली में लूटपाट की और फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होते हुए वापस समरकंद लौट गया। ये वापस लौटता है तो इसका जो रूट है वो दिया हुआ है, फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा होते हुए जम्मू से ये निकल जाता है समरकंद की ओर। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपापुर का सूबेदार नियुक्त किया। 1412 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ जो कथन दिए हुए हैं इसी के आधार पर इनका चयन किया गया। इसमें ए वाला ठीक होगा, बाकी सब जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 149 को देखिए। सैयद वंश के शासकों के शासनकाल का सही मिलान कीजिए। ये सैयद वंश के शासक हैं, खिज्र खां है, मुबारक शाह है, अलाउद्दीन हसन शाह है और मोहम्मद शाह है। ये शासकों के नाम हो गए, और इधर इनकी जो कालक्रम है, मतलब समय अवधि है वो दी हुई है। 1414 से लेकर 1421, 1434 से लेकर 1443, 1443 से लेकर 1451 और 1421 से लेकर 1434। आपको बताना है कि इनका सही मिलान क्या होगा, और नीचे विकल्प दिया हुआ है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात ADCB।
पहले वाले का ए हो जाएगा, दूसरे वाले का डी हो जाएगा, तीसरे वाले का सी हो जाएगा और चौथे वाले का बी हो जाएगा। पहले वाले का ए, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का सी और चौथे वाले का बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150 को देखिए। ये देखिए, सैयद वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश का शासनकाल मात्र 37 साल का था, सिर्फ 37 साल। इस वंश का संस्थापक मुबारक शाह था। इस वंश के शासकों में, मतलब इस वंश के जो शासक थे, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इस वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत तारीख ए मुबारक शाही है। ये एक ग्रंथ है जो कि इस वंश के संदर्भ में जानकारी देता है। अब आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो सही न हो उसका चयन आपको करना है। नीचे विकल्प मौजूद है, बताइए। और ये सभी कथन जो है ये सैयद वंश के बारे में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा और तीसरा। दूसरा सही है और तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। जो सही न हो उसका चयन करना था। तो दूसरा सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि पहला और चौथा ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सैयद वंश सल्तनत कालीन समस्त राजवंशों में खिलजियों के बाद, खिलजी वंश के बाद सबसे कम समय तक रहने वाला वंश था, मतलब 37 साल। तो सबसे कम समय तक रहने वाले कौन थे? खिलजी थे। ये हो गया। इसके बाद अगला जो वाक्य है वो कह रहा है कि इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तो इस आधार पे आप देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया था। इस वंश का संस्थापक मुबारक शाह था, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। इसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। इस वंश के शासकों ने रैयत ए आला की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा, सुल्तान की उपाधि इन्होंने नहीं धारण की थी। और देखिए, सैयद वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत यहिया बिन अहमद सरहिंद की पुस्तक है, ये तारीख ए मुबारक शाही। इनके लेखक का नाम भी आप याद रखिएगा, ये यहिया बिन अहमद है, या याहिया बिन अहमद भी इन्हें कहा जाता है। ये देखिए, इनकी किताब का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। इससे हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये एकमात्र स्रोत है, मतलब कहीं और से हमें पुख्ता जानकारी नहीं प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 151 को देखते हैं। खिज्र खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जून 1414 में यह गद्दी पर बैठा। इसके राजगद्दी पर बैठने की तारीख है। इसके पिता का नाम मलिक मर्दान था। इसने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। ये 3 कथन हैं जो कि खिज्र खां के बारे में कहे गए। अब आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। आप खिज्र खां के बारे में देख ही चुके हैं। ये सैयद वंश का संस्थापक था। विकल्प आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी अर्थात पहला और तीसरा। पहला सही है और तीसरा सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खिज्र खां के पिता का नाम मलिक सुलेमान था, मलिक मर्दान नहीं था, इसलिए वो गलत हो जाता है। जो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत का दत्तक पुत्र था। तो मलिक मर्दान का पुत्र जो था वो मलिक सुलेमान था और मलिक सुलेमान का जो बेटा था वो खिज्र खां था। तो इस तरीके से मलिक मर्दान और खिज्र खां के बीच संबंध क्या है? ये दादा और पोते का संबंध है। सुलेमान मुल्तान का गवर्नर था। ये जो मलिक सुलेमान है ये मुल्तान के गवर्नर थे। खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया था तथा शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता था। खुतबे में जो खुतबा इसने लिखवाया है या पढ़वाया है उसमें भी इसने शाहरुख के नाम का उल्लेख किया है। तो कहने का मतलब यह है कि खिज्र खां और मंगोलों के बीच में, मतलब तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख खान के बीच में अच्छे संबंध थे। आगे बढ़ते हैं। इसे आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 151 में पहला तीसरा सही होता है, लेकिन दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि उसके पिता का नाम मलिक मर्दान नहीं था बल्कि मलिक सुलेमान था। प्रश्न संख्या 152 को देखते हैं। खिज्र खां द्वारा की गई नियुक्तियां जो हैं उनका आपस में सही मिलान करना है। मलिक तोहफा, मलिक सरवर, मलिक दाऊद और मलिक खैरुद्दीन। इधर आप इनके पद को देख लीजिए। शहना और नायब दीवान, राज्य का सचिव, वजीर या फिर आरिज मुमालिक। मिलान करके आपको विकल्प तक पहुंचना है। विकल्प आपके सामने है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए अर्थात CABD। CABD का मतलब है पहले वाले का C होगा, दूसरे वाले का A होगा, तीसरे वाले का B होगा और चौथे वाले का D होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे देख लीजिए। प्रश्न संख्या 153 को देखिए। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खिज्र खां का पहला सैन्य अभियान ग्वालियर अभियान था। पहला जो इसका सैन्य अभियान था वो ग्वालियर अभियान था।
खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो जाती है। खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है और मुबारक शाह ने तैमूर के वंशजों के नाम पर खुद मतलब जो तैमूर के वंशज थे उनका नाम खुतबे से हटवा दिया। ये खिज्र खां करता क्या है, ये सिक्कों पर तैमूर और उसके वंशज का नाम अंकित करवाता है, लेकिन मुबारक शाह उसको हटवा देता है, ऐसा दिया हुआ है। और इसने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए, अपने नाम को खुतबे में दर्ज करवाया। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जो सही ना हो उसका आपको चुनाव करना है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात केवल पहला वाला, जो कि सही नहीं है। खिज्र खां का पहला सैन्य अभियान ग्वालियर अभियान था, ये वाला कथन ठीक नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खिज्र खां का पहला सैन्य अभियान 1414 में दोआब क्षेत्र के कटेहार के विरुद्ध था। तो ये दोआब क्षेत्र में पहला सैन्य अभियान था, न कि ग्वालियर में। इसके लिए ताज उल मुल्क के नेतृत्व में इसने सेना भेजी थी और वहाँ के राजा राय हरि सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहाँ के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने हथियार डाल दिए थे और वार्षिक राजस्व देना स्वीकार कर दिया था। मतलब इन्होंने टैक्स देना मंजूर कर लिया था। तो खिज्र खां का पहला सैन्य अभियान दोआब क्षेत्र में था। यहाँ पर ग्वालियर दिया है इसलिए गलत हो जाता है और इसलिए हम ए का चयन करते हैं, हमें गलत ही चुनना था और बाकी तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 154 को देखिए। सैयद वंश के किस शासक के शासनकाल में जो सिक्के हैं उन पर तुगलक वंश के शासकों का नाम अंकित होता था। मतलब सैयद वंश में कौन सा ऐसा राजा था या कौन सा ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर तुगलक वंश के राजाओं का या शासकों का नाम अंकित होता था। यहाँ पर नाम दिया हुआ है खिज्र खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन हसन शाह और मोहम्मद शाह। बताइए, विकल्प आपके सामने है और इसका सही उत्तर होगा ए अर्थात पहला वाला, खिज्र खां। खिज्र खां के शासनकाल में जो सिक्के थे उन पर तुगलक वंश के शासकों का नाम अंकित होता था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खिज्र खां के काल में जो सिक्के थे उन पर तुगलक वंश के शासकों का नाम अंकित होता था, किंतु मुबारक शाह ने इन सिक्कों से तुगलक शासकों के नाम को हटा दिया तथा स्वयं को नायब अमीरुल मोमिनीन घोषित किया। ये उपाधि इसने खुद धारण की थी तथा शाह की भी उपाधि धारण कर ली, इसने खुद को शाह कहा। 1428 में मुबारक शाह ने अपना नया सिक्का चलवाया तथा सैयदों के राजत्व के सभी प्रतीकों का उपभोग करना प्रारंभ किया, मतलब बकायदा शासन करना शुरू किया शानो शौकत के साथ। तो खिज्र खां के समय तक इसमें तुगलक काल के जो राजा थे उनके नाम अंकित होते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 155 को देखिए। जल्लू और कद्दू नामक मेवाती सरदारों ने खिज्र खां के समय में विरोध किया था या विद्रोह किया था। जसरत के नेतृत्व में, ये जो नाम है ये क्या है, जसरत है, इनके नेतृत्व में खोखरों ने विद्रोह किया था। ये मुबारक शाह के समय में हुआ था और सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह था। मुबारक शाह तथा इब्राहिम शाह के बीच में युद्ध होता है 1433 में। ये 4 कथन है, अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात दूसरा और तीसरा। दूसरा सही है और तीसरा सही है। मतलब दूसरा वाला कि जसरत के नेतृत्व में खोखरों ने यहाँ पे विद्रोह किया था और ये जो विद्रोह था ये मुबारक शाह के समय में हुआ था। और इसके अलावा तीसरा भी ठीक है कि सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल्लू और कद्दू नामक मेवाती सरदारों ने मुबारक शाह के समय में विद्रोह किया था और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है खिज्र खां, इसलिए वो गलत हो जाता है। 1428 में मुबारक शाह ने मेवात के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की थी, विद्रोह को दबाया था। मुबारक शाह तथा यहाँ पर आप देख लीजिए, मुबारक शाह तथा जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह के बीच, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ये कब होती है, 1428 में, और इसमें इब्राहिम शाह हार जाता है, मतलब जो जौनपुर का शासक होता है वो पराजित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका बी वाला सही था। 156वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुबारक शाह ने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिन तक शासन किया था। एकदम गिन कर बताया गया है, 17 वर्ष 3 माह और 16 दिन। मोहम्मद शाह 1434 में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह का वजीर मीरान सद्र था और मोहम्मद शाह ने यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला और दूसरा। पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा चौथा गलत है। आइए देखें कैसे। तो मोहम्मद शाह का जो वजीर था वो सरवर और मुल्क था
और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मीरान सद्र, इसलिए नाम गलत दिया है तो ये गलत हो जाता है। उसकी सत्ता का वास्तविक नियंत्रण इसी के हाथों में था, मतलब मोहम्मद शाह के समय में जो सत्ता थी, जो शासन था, उसका असली कंट्रोल या असली नियंत्रण ये उसके मंत्री के हाथ में था, मतलब वजीर के हाथ में था। मुबारक शाह के हत्यारों में शामिल मीरान सद्र को मुइनुल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया गया, ये इसकी उपाधि थी, और इसने मुबारक शाह की हत्या की थी। मुबारक शाह ने तारीख फिरोज शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था, ये कथन है। तो इस आधार पे हमने बी वाले का चयन किया, मतलब पहला दूसरा इसमें सही है, तीसरा चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 157 की ओर। दिल्ली के 20 करोड़ की परिधि में, परिधि मतलब दायरा, तो इस दायरे में अमीर उसके विरोधी हो गए थे, यह कथन मुबारक शाह के बारे में कहा गया है। दूसरा कथन है कि मोहम्मद शाह ने अफगानी बहलोल को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। और चौथा कथन है कि मोहम्मद शाह की मृत्यु 1443 ईस्वी में हो जाती है। अब आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, कथन भी आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। दिल्ली के 20 करोड़ की जो परिधि थी, मतलब 20 करोड़ का जो दायरा था, उसमें जो अमीर थे वह उसके विरोधी हो जाते हैं। अब ये किस शासक के बारे में कहा गया है, ये कथन गलत दिया हुआ है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये कथन सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में कहा गया है, और यहाँ लिखा है मुबारक शाह, तो ये कथन मुबारक शाह के बारे में नहीं कहा गया था, इसलिए गलत हो जाता है। और देखिए, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस संकट से बचने के लिए मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी तथा उसकी सेना को समाना बुलाया। महमूद खिलजी तथा मोहम्मद शाह के बीच युद्ध होता है और युद्ध के बाद संधि हो जाती है। जब संधि हो जाती है तो मोहम्मद शाह ने अफगानी बहलोल को अपना पुत्र कहकर पुकारा और उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, 1443 से लेकर 1451, और इसी के समय में दिल्ली की बागडोर लोदियों के हाथ में चली जाती है। ये सैयद वंश का अंतिम राजा था, जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 158 को देखते हैं। लोदी वंश के संदर्भ में, अब सैयद वंश का अंत होता है, लोदी वंश के बारे में बात करते हैं। तो लोदी वंश के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, इन पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम राजवंश था, दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद लोदी राजवंश अफगानों की गिलजई कबीले की शाखा लोदी के शाहू खेल कुटुंब से संबंधित था। लोदी राजवंश की स्थापना 1453 ईस्वी में हुई थी। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। 3 कथन है, तीनों में से कौन सा सही नहीं है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, नहीं शब्द को ध्यान में रखना चाहिए, ये बड़ा खतरनाक होता है। प्रश्नों को गलत करवाने में आधी जिम्मेदारी इसी की होती है। तो इन तीनों में से गलत आपको छांटना है, जो कि लोदी वंश के बारे में कहा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात केवल तीसरा जो है वो ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, और हमें जो सही ना हो उसी की पहचान करनी थी। आइए देख लेते हैं। दिल्ली में तुर्कों की सत्ता समाप्त करके सबसे पहले बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना 1451 में, और यहाँ सन क्या दिया है, 1453 दिया है, इसलिए गलत हो जाता है। 1451 में यहाँ पे करता है अफगान का राज्य की स्थापना, मतलब ये अफगान का राज्य है, इस नाम से स्थापित करता है। और स्थापना करने वाला जो शासक है वो बहलोल लोदी है। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने की थी 1451 में। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 अर्थात 75 वर्षों तक रहता है। पानीपत का जो युद्ध होता है उसी के साथ ये खत्म हो जाते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। वहाँ से लोदी वंश का अंत होता है और मुगल वंश की नींव पड़ती है, ये आप जानते ही हैं। तो इनका शासनकाल 75 सालों तक रहा था, और स्थापना करने वाला जो शासक था वो बहलोल लोदी था। तो इस आधार पर हमने सी का चयन किया, इसमें सिर्फ तीसरा कथन गलत है, बाकी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 159 को देखते हैं। लोदी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और सबसे अंत में कौन था, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बहलोल लोदी ने स्थापना की थी, इसके बाद सिकंदर लोदी, और सबसे अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। ये इसका सही व्यवस्थित हो जाएगा, मतलब व्यवस्था हो जाएगी। प्रश्न संख्या 160 को देखिए। बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पिता का नाम मलिक काला था।
इसके पितामह मलिक बहराम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ये देख लीजिए, पितामह, पितामह का मतलब दादा, तो बहलोल लोदी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो बहलोल लोदी के जो दादा थे जिनका नाम था मलिक बहराम, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। इसने 1468 से लेकर 1469 के बीच में मुल्तान में लंगाओं के विरुद्ध अभियान चलाया था। यह दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला राजा था। अब आप बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने हैं, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही सही हो सकते हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला, तीसरा और चौथा इसमें ठीक है। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके पितामह मलिक बहराम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, न कि मोहम्मद बिन तुगलक के, इसलिए वो कथन गलत हो जाता है। वह मुल्तान के राज्यपाल मलिक मर्दान दौलत की सेवा में नौकरी करते थे। इनके 5 पुत्र थे, मलिक सुल्तान शाह, मर्दान काला, मलिक फिरोज, मलिक मोहम्मद और मलिक ख्वाजा। ये 5 बेटों का नाम है। ये बेटे किसके हैं? मलिक बहराम के। तो इस आधार पर इसमें हमने ए वाले का चयन किया। दूसरा कथन गलत क्यों है ये आप जान ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 161 की ओर। बहलोल लोदी के राज्य विभाजन का सही मिलान करिए। बारबक खां, मुबारक खां नूहानी, आजम हुमायूं और निजाम खां, ये शासकों के नाम हैं। किसके जिम्मे कौन सा क्षेत्र किया गया था? तो यहाँ कड़े मानिकपुर है, जौनपुर है, उत्तराधिकारी घोषित किया गया, या फिर लखनऊ और कालपी वाला क्षेत्र सौंपा गया। यहाँ पे वर्णन किया है और विभाजन किया है, जो कि बहलोल लोदी के द्वारा किया हुआ राज्य का विभाजन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा किससे मिलेगा, मैचिंग इसकी बतानी है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात BADC। पहले वाले का बी हो जाएगा, दूसरे वाले का यहाँ पर इसे थोड़ा नीचे कर लीजिए। अब देखिए इसमें उत्तर कौन सा है? सी वाला है। BADC मतलब पहले वाले का बी हो जाएगा, इसके बाद दूसरे वाले का ए हो जाएगा, तीसरे वाले का डी हो जाएगा और चौथे वाले का सी हो जाएगा। इस आधार पे हम इसे मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याख्या इसकी देख लीजिए। बहलोल लोदी 1485 में अपने अंतिम समय में साम्राज्य को अपने पुत्रों और अफगान जाति वर्गों में विभाजित कर देता है। उसने अपने दूसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे पंजाब, दिल्ली और दोआब का क्षेत्र दिया। अपने पौत्र आजम हुमायूं को इसने लखनऊ तथा कालपी का क्षेत्र दिया। खां ने जहां लोदी को बदायूं का क्षेत्र दिया। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों में अलग अलग क्षेत्रों को इसने विभाजित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 162 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर का स्वतंत्र अस्तित्व बहलोल के समय में समाप्त हो गया। जौनपुर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व ये बहलोल के समय में समाप्त हो गया। बहलोल लोदी का अंतिम अभियान ग्वालियर के खिलाफ था। सिकंदर लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलवाया था और सिकंदर लोदी ने 1488 में सिंहासन को धारण किया था, मतलब ये सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। तो अब आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। जो सही हो उसका चयन आपको करना है। सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला और दूसरा इसमें ठीक है। पहला सही है और दूसरा सही है। देख लीजिए इसकी व्याख्या। जौनपुर के शर्की शासक हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम यह बहलोल लोदी का था। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। उस समय वहां राजा कौन था? हुसैन शाह था। यह शर्की शासक था। शर्की सेना का सेनापति दरिया खां था। जौनपुर का स्वतंत्र जो अस्तित्व था वह बहलोल लोदी के समय ही समाप्त हो गया था। इसने दिल्ली सल्तनत का हिस्सा इसे बना लिया था। बहलोल लोदी का अंतिम अभियान ग्वालियर 1486 से लेकर 1487 इसके विरुद्ध था। यहाँ का राजा कीर्ति सिंह, जिसका नाम रामकरण था, यह इसी अभियान के दौरान दिल्ली लौटते समय, यहाँ आप देख लीजिए, उस समय ग्वालियर का राजा कौन था? कीर्ति सिंह रामकरण था। इसका मूल नाम रामकरण था, कीर्ति सिंह की उपाधि इसने धारण की थी। यह था और इसी अभियान में बहलोल लोदी जब वापस दिल्ली लौट रहा था तो रास्ते में उसे लू लग जाती है और लू लगने की वजह से यह बीमार पड़ता है और 12 जून 1489 को इसकी मृत्यु हो जाती है। बहलोल लोदी ने 1/4 टंके मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे, जो मुगल शासक अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक चले। लोदी वंश से लेकर ये मुगल वंश तक चले गए और अकबर के समय तक चलते रहे।
निजाम खां 16 जुलाई 1489 में सिकंदर लोदी के नाम से सिंहासन आरूढ़ हुआ। तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। इस आधार पे हमने इसमें बी वाले का चयन किया है, इसमें यही सही होगा। प्रश्न संख्या 163 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की सीमा में सर्वाधिक वृद्धि बहलोल लोदी के समय में हुई थी। ये पहला कथन है। भूमि के मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रामाणिक माप का प्रारंभ ये सिकंदर लोदी ने किया था। इब्राहिम लोदी ने दिल्ली साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था और आगरा नामक नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला ठीक नहीं है, पहला इसमें गलत है। आइए व्याख्या देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की सीमा में सर्वाधिक वृद्धि सिकंदर लोदी के समय में हुई थी। और यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है बहलोल लोदी, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप का प्रारंभ ये सिकंदर लोदी ने किया था, जिसमें 39 खाने होते थे। स्केल की तरह यह होता था और इसमें 39 खाने बने होते थे, जो कि मुगल काल तक प्रचलित रहे। मतलब ये जो माप की पद्धति है ये मुगलों के समय में भी प्रचलन में थी। इब्राहिम लोदी ने दिल्ली साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। दिल्ली इब्राहिम के अधीन था और जौनपुर का राज्य उसके छोटे भाई जलाल खां को मिला हुआ था। इस तरीके से 2 हिस्सों में इसे बांट दिया था। आगरा नामक नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी और इसे ही इसने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद लोदी वंश के शासकों की राजधानी आगरा ही रही। तो स्थापना करने वाला कौन था, ये सिकंदर लोदी था। इसके आधार पे हमने सी का चयन किया। दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहला गलत है, वहाँ बहलोल लोदी नहीं होगा, वहाँ सिकंदर लोदी होगा। प्रश्न संख्या 164 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गुलरुखी के उपनाम से कविताएं ये इब्राहिम लोदी लिखा करता था। इब्राहिम लोदी को कविता लिखने का शौक था और उसने जो उपनाम इस्तेमाल किया था वो गुलरुखी था। तिब्बत ए सिकंदरी ये औषधि शास्त्र का अरबी अनुवाद है। दिल्ली में निर्मित मोठ मस्जिद, दिल्ली में बनी हुई मोठ मस्जिद, इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। दिल्ली में स्थित बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण ये सिकंदर लोदी ने करवाया था। अब आपको बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन सा ठीक है। कोई भी ठीक नहीं है या फिर इसमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। जितने कथन दिए हैं सब में कुछ न कुछ खामियां हैं। तो आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। गुलरुखी के उपनाम से जो कविताएं थी वो सिकंदर लोदी लिखता था। यहाँ पर इब्राहिम लोदी लिखा हुआ है, इसलिए वो गलत हो जाता है। यह फारसी भाषा का ज्ञाता था, फारसी भाषा का विद्वान था। मियाँ भुआ ने औषधि शास्त्र का अनुवाद फारसी भाषा में तिब्बत ए सिकंदरी के नाम से किया था। तो यहाँ पर अरबी अनुवाद दिया हुआ है, जबकि ये फारसी अनुवाद था। इसके अलावा दिल्ली में निर्मित मोठ मस्जिद, इसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर का मतलब होता है मंत्री, मियाँ भुआ ने करवाया था। ये मंत्री का नाम है, तो सिकंदर लोदी ने नहीं करवाया था, उसके मंत्री ने करवाया था। यह मस्जिद लोदी स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। लोदियों की जो शिल्प कला थी उसका ये बेहतरीन उदाहरण है। दिल्ली में स्थित बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था और मियाँ भुआ ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं। और यहाँ इब्राहिम लोदी दे दिया था कि मकबरे का निर्माण करवाने वाला शासक था। तो इस आधार पर जितने भी कथन हैं सब गलत हो जाते हैं, इसमें से कोई नहीं। डी वाले विकल्प का हम चयन करते हैं और व्याख्या को देखते हुए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 165 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल राजवंश की स्थापना की थी, ये तो जग जाहिर है। इसके बाद तुलंबा के 2 प्रसिद्ध विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला ये दिल्ली खिज्र खां के समय में आए थे। इनका जो दिल्ली आने का समय था वो खिज्र खां का समय था। लज्जत ए सिकंदर शाही ये ग्रंथ है, इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर विजय 1517-18 में प्राप्त की थी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, जो कथन दिए हुए हैं कौन सा ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला और चौथा। पहला सही है और चौथा ठीक है, बाकी दूसरा तीसरा सही नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। तो पानीपत का पहला युद्ध आप जानते हैं 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है और मुगल राजवंश की नींव यहाँ से पड़ती है।
मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाने के लिए सिकंदर लोदी ने तुलंबा के दो प्रसिद्ध विद्वानों शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला को दिल्ली आमंत्रित किया था। ये तुलंबा के दो प्रसिद्ध विद्वान थे और ये किसके शासनकाल में आए थे? यहाँ खिज्र खां दे रखा है इसलिए ये गलत हो जाता है। ये आए थे सिकंदर लोदी के समय में। लज्जत सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना ये सिकंदर लोदी के समय में हुई थी, जो कि भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ है। ये भारतीय संगीत का ग्रंथ है, यहाँ पर संगीत से इसका संबंध है। तो आगे बढ़ते हैं। 166वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिसोदिया राजपूतों से लोदियों का संघर्ष इब्राहिम लोदी के समय में शुरू हुआ। ये लोदियों और राजपूतों के बीच का संघर्ष था जो कि इब्राहिम लोदी के समय में शुरू हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। अफगानों का मतलब लोदियों से है। इनका शासन जो था ये राजतंत्रीय था, ये राजतंत्रीय व्यवस्था से शासन करते थे। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो कि युद्ध में मारा गया और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। ये कुछ कथन है, आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो सही ना हो उसका चयन आपको करना है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला और दूसरा, जो कि सही नहीं है। पहला सही नहीं है और दूसरा सही नहीं है। आइए देख लेते हैं। सिसोदिया राजपूतों से लोदियों का संघर्ष ये सिकंदर लोदी के समय में शुरू हुआ था। मेवाड़ का राजा राणा सांगा था और इस समय मालवा का प्रधानमंत्री मेदिनी राय था। तो उस समय के जो तत्कालीन शासक थे उनका नाम दिया हुआ है और ये जो संघर्ष था ये सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। इसके बाद अफगानों की शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रीय नहीं थी बल्कि कुलीन तंत्रीय थी। ये राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं थी, वहाँ राजतंत्रीय दिया है इसलिए वो कथन गलत हो जाता है। अफगान सरदार सुल्तान को अपने में से ही एक बड़ा सरदार मानते थे, मतलब ये खुद में से ही एक बड़े सरदार को चुनकर यहाँ पर सुल्तान बना देते थे। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो जाता है और यहाँ से मुगल वंश आरंभ होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसमें हमने बी का चयन किया, मतलब पहला और दूसरा सही नहीं है, तीसरा चौथा ठीक है। आगे बढ़ते हैं 167वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन हैं, इन्हें देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ये कथन इब्राहिम लोदी का था। दूसरा है कि मालवा को भारत का सिराज कहा जाता था, मालवा को भारत का सिराज कहा जाता था। इसके अलावा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय में रूमी और तुलगुमा युद्ध पद्धति का और इसके अलावा तोपों का खास योगदान था। मुगलों की तोपें काफ़ी प्रसिद्ध थी। इसके बाद सिकंदर लोदी ने नागरकोट मंदिर की जो मूर्ति थी उसे तोड़कर उसके टुकड़े कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिए थे। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें सी वाला होगा, मतलब तीसरा और चौथा। तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला दूसरा गलत है। पहला और दूसरा गलत कैसे है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ये कथन सिकंदर लोदी का है, न कि इब्राहिम लोदी का। और शर्की सुल्तानों के समय में जौनपुर ये सांस्कृतिक विकास के तौर पे सिरमौर था और इसीलिए जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता था, सिरमौर कहा जाता था, या इसे भारत का सरताज भी कहते थे। तो यहाँ दे रखा है मालवा, इसलिए वो गलत हो जाता है। बाकी तीसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। इस आधार पे हमने सी का चयन किया। प्रश्न संख्या 168 को देखिए। शर्की वंश के शासकों का सही कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ राजाओं का क्रम दिया हुआ है, इसका उत्तर बी होगा। बी कैसे होगा? सबसे पहले मलिक सरवर, इसे आप देख लीजिए। मलिक सरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मोहम्मद शाह और हुसैन शाह। ये है शर्की शासकों का सही कालानुक्रम। इस आधार पे हमने बी का चयन किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मलिक सरवर 1394 से लेकर 1399, इसके बाद मुबारक शाह 1399 से लेकर ये 1401 तक था। इब्राहिम शाह 1401 से 1440, महमूद शाह ये 1440 से लेकर 1457, मोहम्मद शाह ये 1457 से लेकर 58 तक और हुसैन शाह ये 1458 से लेकर 1505 तक। ये इनका कालक्रम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 169 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना हुसैन शाह ने की थी। मुबारक शाह प्रथम ये शर्की शासक था जिसने, मुबारक शाह के बारे में कहा जा रहा है कि यह पहला शर्की शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शर्की शासक था। इसके बाद इस वंश का सबसे महानतम शासक इब्राहिम शाह था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में की थी। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है।
जो सही ना हो उसका चयन आपको करना है, मतलब आपको गलत की तलाश करनी है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है या कुछ गलत हो सकते हैं, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए अर्थात केवल पहला वाला, जो कि सही नहीं है। पहला वाला क्या है, गलत है। गलत कैसे है आइए देख लेते हैं। जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक एक हिजड़ेड ने की थी। तो स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, ये मलिक सरवर था। ये एक हिजड़ा था, यहाँ पे हिजड़ा होना चाहिए। और इसकी उपाधि मलिक उर सर्क थी, या मलिक उस सर्क भी इसे कहा जाता था। मलिक उस सर्क कहा जाता था, ये इसकी उपाधि थी। इसका असली नाम मलिक सरवर था, ये किन्नर था। और इसलिए इसके द्वारा स्थापित राजवंश शर्की राजवंश कहलाता है, इसकी उपाधि की वजह से। इसने अतबा के आलम की भी उपाधि धारण की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में की थी। तो ये कुछ बातें थी, इसके आधार पे हमने ए वाले का चयन किया। इसमें गलत का हमें चुनाव करना था। तो यहाँ पे मलिक सरवर जो कि एक हिजड़ा था, वो इसका संस्थापक है, मतलब शर्की वंश का। और उसी के नाम और उपाधि के चलते इस वंश को शर्की वंश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 170 को देखते हैं। मलिक सरवर के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का एक दास था। इसने मोहम्मद शाह से इसे मोहम्मद शाह ने राजकुमार हुमायूं का गुरु नियुक्त किया था। राजकुमार हुमायूं का ये गुरु नियुक्त हुआ था, और नियुक्त करने वाला कौन था, मोहम्मद शाह था। मलिक सरवर ने जौनपुर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जौनपुर को इसने दारुल सरूर का बिरुद प्रदान किया था। बिरुद मतलब पदवी या उपाधि। इसकी मृत्यु 1399 में हो जाती है। ये मलिक सरवर के बारे में कहे हुए कुछ वाक्य हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी हैं सभी ठीक हैं। जितने कथन हैं सभी सही हैं, ये सब मलिक सरवर के बारे में फिट बैठते हैं। व्याख्या देख लीजिए। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सत्ता का उत्तराधिकार, जो सत्ता था मतलब राजशाही थी, उसका उत्तराधिकार संकट में पड़ जाता है। यहाँ संघर्ष शुरू हो जाता है, और मलिक सरवर ने मोहम्मद शाह का साथ दिया। यहाँ जो मलिक सरवर रहता है वो मोहम्मद शाह का साथ देता है, और इससे खुश होकर मोहम्मद शाह ने मलिक सरवर को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की। जब ये साथ देता है तो मोहम्मद शाह खुश होता है और इसे ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान करता है और अपना प्रधानमंत्री बना लेता है। बाद में मोहम्मद शाह ने मलिक उस सर्क की उपाधि भी इसे दी। तो यहाँ पे मलिक सरवर की जो उपाधियां हैं उनका जिक्र किया हुआ है। मलिक उस सर्क की जो उपाधि है वो भी इसी की है, और इस उपाधि के साथ ये जौनपुर में शर्की वंश की नींव डालता है। राजकुमार हुमायूं का इसे गुरु नियुक्त किया जाता है। तो इसकी बहादुरी से, इसकी काबिलियत से प्रसन्न होकर जो मोहम्मद शाह है वो ऐसा करता है। तो यहाँ तक हमने देखा, इसमें डी वाला विकल्प सही होता है, मतलब सभी इसमें जितने विकल्प दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, वो सभी ठीक है। 170 नंबर के प्रश्न तक हमने अपनी यात्रा को पूर्ण किया है, और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। 171वें प्रश्न से अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।